नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारी रीज़निंग की सीरीज़ चल रही है, रीज़निंग सॉल्व्ड पेपर की, उसमें आगे बढ़ते हुए आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो है 12/12/2018 को पूछे गए 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। जैसे घन घन में 6 दिशाएं होती हैं तो पेंटागन में कितनी दिशाएं होंगी ये आपको बताना है। मेरे भाई घन के बारे में आप जानते हैं, ये आपका बन गया घन, ये आपका बन गया घन। मैं आपको घन बना करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका हो गया घन। अब घन में आप दिशाएं काउंट कर लीजिए कि टोटल ओवरऑल कितनी दिशाएं हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी ओवरऑल कहा जाए तो घन में कुल मिलाकर के 6 दिशाएं होती हैं और पेंटागन जो है इसमें 5 दिशाएं होती हैं। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर, 5 दिशाएं। पेंटागन में 5 दिशाएं होती हैं तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि शब्दों के पहले 2 जोड़ों का अध्ययन करें और निम्नलिखित संबंधित जोड़ी से लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर ये बताना है, जैसे वॉशिंग मशीन का संबंध कपड़े से है, कॉफ़ी मशीन का संबंध कॉफ़ी से है, तो जीरोक्स मशीन का संबंध किससे होगा। देखिए, जैसे वॉशिंग मशीन जो है ये कपड़े धोने का काम करती है तो वॉशिंग मशीन का संबंध कपड़े से हो गया। कॉफ़ी मशीन जो है कॉफ़ी बनाने का काम करती है तो इसका संबंध कॉफ़ी से हो गया। और जो जीरोक्स मशीन है ये जो है फ़ोटो कॉपी करती है। जीरोक्स मशीन जो है ये क्या करती है, फ़ोटो कॉपी। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा फ़ोटो कॉपी, यानी डी उत्तर आपका हो जाएगा फ़ोटो कॉपी। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। आपको यहाँ पर एक आकृति नज़र आ रही होगी, इस आकृति में आपको त्रिभुजों की ओवरऑल संख्या बतानी है कि कुल मिलाकर के त्रिभुज इसमें कितने हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो देख लीजिए 1 2 3 और एक ये 4, 4 3 7 2 9 और एक 10, यानी इस वाले में टोटल 10 त्रिभुज हो गए। इसके बाद एक और एक 2, 2 और एक 3, यानी कि इसमें आपका ये वाला पूरा जो है आपका ये 3 त्रिभुज हो गया और ये वाला भी आपका 3 त्रिभुज हो गया। 3 और 3 ये 6 हो गए। इसके बाद देखिए 1 2 और ये 3, यानी 3 2 5 और एक 6, ये पूरा वाला आपका 6 त्रिभुज हो गया। तो 10 और 6 16, 16 और 6 22 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गए आपके। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 22 त्रिभुज के बाद एक ये पूरा आपका बड़ा वाला 23, एक ये पूरा बड़ा वाला आपका 24, एक ये पूरा वाला बड़ा आपका 25 और एक ये पूरा बड़ा वाला आपका 26। 26 तो आपको ऐसे ही नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 26 होने के बाद एक ये वाला आपका पूरा जो है, एक ये वाला 27 और एक ये वाला आपका 28, यानी ओवरऑल कहा जाए तो इसमें 28 त्रिभुज हैं। यानी डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 28 त्रिभुज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। एक बार आप खुद से काउंट कर लीजिएगा, 28 ही है इसमें, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि निश्चित कूट भाषा में TOGGLE को OTGGEL लिखा जाता है तो KEPLER को क्या लिखा जाएगा। देखिए, जब भी इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि पहले वाले का संबंध दूसरे से देखना है कि किस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। और जो यहाँ पर ये तीसरा ये वाला है इसका संबंध कैसे बनेगा वो आपको यहाँ पर देखना है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात खास ध्यान ध्यान दीजिए। इसमें देखिए टी और ओ को रिवर्स कर दिया गया है, यानी ओ टी लिख दिया गया है। जी और जी को भी बदल दिया गया है और यल और ई को भी आगे पीछे कर दिया गया है। उसी प्रकार आप के और ई को आगे पीछे करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे ई, उसके बाद आप लिखेंगे के, उसके बाद आप लिखेंगे एल, उसके बाद आप लिखेंगे पी, उसके बाद आर और उसके बाद ई, यानी ई के एल पी आर ई। तो ई और के, एल और पी और आर ई, ये डी ऑप्शन में ही आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा गया है कि 4 WXZ 8 QPJ OJ 6
GTMVEUH53B ये लिखा गया है, एक ऊपर क्रमांक लिखा गया है। दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। आपको यहाँ पर एक Q6 UBTE और ZO दिया गया है। इसमें आपको ये देखना है कि इसमें से जो भिन्न है वो कौन सा है। बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि इसमें Q6 भिन्न है क्योंकि सभी में अक्षर लिखा है जबकि इसमें अंक लिखा है। मेरे भाई आपको यहाँ पर एक बात तो पहले ऊपर ध्यान से देखना है, लिखा गया है कि अनुक्रम के आधार पर, यानी आपको इसके आधार पर चयन करना है, इसके आधार पर चयन करना है। यहाँ पर लिखा है इसको तो देखना ही है, लेकिन इसके आधार पर ही आपको इसका चयन करना है। तो आप यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए Q और 6 का रिलेशन यहाँ पर आपको कैसे नजर आएगा। Q यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, यानी बीच में 3 अक्षर का गैप है। Q और 6 के बीच में 3 अक्षर का गैप है। U और B में देख लीजिए, यहाँ पर U है, यहाँ पर B है, इसमें भी 3 ही अक्षरों का गैप है। T और E में देख लीजिए, यहाँ पर ये T है, यहाँ पर ये E है, इसमें 2 अक्षर का गैप है। और Z और O में देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा Z और ये हो जाएगा O, इसमें भी 3 अक्षर का ही गैप है। यानी कहा जाए तो T और E इसमें 2 अक्षर का गैप है, होना चाहिए था 3 अक्षर का। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा ये आपका B वाला गलत हो जाएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर B बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा TE। ऑप्शन B आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। B आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, ये बताएं कि कौन सा तर्क कथन से संबंधित में सही है। कथन दिया गया है, फिर तर्क दिया गया है। कथन देखिए, कथन है कि क्या नृत्य का कोई लाभ है। कथन है कि क्या नृत्य का कोई लाभ है। तर्क है हाँ, इसमें मांसपेशी शक्ति और स्नायु समन्वय यानी मोटर कोऑर्डिनेशन सहित शारीरिक और मानसिक दोनों फायदे हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, हालांकि नृत्य लाभ देते हैं, सभी अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नृत्य नहीं कर सकते, ये गलत है। कर सकते हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो केवल और केवल तर्क एक आपका यहाँ पर प्रबल है, यानी राइट उत्तर हो जाएगा केवल तर्क एक सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो केवल तर्क एक सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसकी मैं प्लेलिस्ट आज अलग से बना दूंगा। जो मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं इसकी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इसकी हर एक पुरानी क्लास को भी देख सकते हैं। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे, क्योंकि जो भी मैंने क्लास दिया है गाइस वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है ताकि वह एग्ज़ाम में आए और आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। तो जो भी क्लास आपको मिल रही है उसका फ़ायदा आपको मिलता रहेगा, इस बात को आप विश्वास मानिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। फिर वहां से दाईं ओर 4 किलोमीटर चलकर वह बिंदु बी पर पहुंचता है। फिर दाईं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। दाईं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। बाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। दाएं मुड़कर वो 4 किलोमीटर बिंदु एफ पर पहुंचता है। तो बिंदु ई पर आदमी किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। अब देखिए, ये सवाल आपको बहुत लंबा चौड़ा नज़र आ रहा होगा। कहने का मतलब ये कि ये वाला सवाल जो है आपको ये ऐसे नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ा है या बहुत कठिन है, लेकिन भाई ये जो सवाल है ना, ये जितना इजी है उतना इजी कोई सवाल है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि बहुत इजी सवाल है। इजी कैसे है वो देखो। बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुँह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। मैं गाइज यहाँ पर एक बिंदु ओ है, बिंदु ओ से वो पश्चिम की ओर मुँह करके बिंदु ए पर पहुंचता है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी उसकी 4 किलोमीटर है। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा बनाते हैं। ये बिंदु ओ है, यहाँ से यहाँ पर ये पहुंचा ए पर, इसके बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। ठीक है, मुँह करके वो बिंदु ए पर पहुंचता है। फिर वहाँ से दाईं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। दाईं ओर वो मुड़ेगा और यहाँ से वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और बिंदु बी पर पहुंचेगा। फिर दाईं ओर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर से वो दाईं ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 4 किलोमीटर और बिंदु सी पर पहुंचता है। दाईं ओर मुड़कर वो 3 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। जब वो दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा तो बिंदु डी पर पहुंचेगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, बिंदु डी पर पहुंच गया। बाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है। जब वो बाएं मुड़ेगा तो अपने इस साइड में चलेगा और वो बिंदु ई पर पहुंचता है और वो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को 5 किलोमीटर तय करता है। दाएं मुड़कर वो 4 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ पर पहुंचता है। फिर से वो 4 किलोमीटर चलेगा और बिंदु एफ पर पहुंचेगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 4 किलोमीटर हो गई।
अब पूछा गया है कि बिंदु ई पर आदमी की जो है वो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। बिंदु ई किस तरफ है, आप यहाँ पर देखिए ये बिंदु ई बनाया गया है, ये बिंदु एफ है। हमसे पूछा गया बिंदु ई पर उसका मुख इस दिशा में है, इस दिशा में, और इस दिशा को आप क्या कहते हैं, पूर्व। यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है अगर आप एक बार अपना खुद से डायग्राम बना करके करोगे तो बहुत ईजी आपको नजर आएगा। बहुत ईजी सवाल है गाइस, बहुत ईजी सवाल है। तो यहाँ पे सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा पूर्व। एक बार आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। अब देखिए इसका इससे रिलेशन देखना है और इसका किससे रिलेशन होगा वो आपको देखना है। अब आप यहाँ पर पहले देखिए जो पहले वाली आकृति है इसमें देखिए मुख कितने इसके हैं या फिर इसका जो चोंच निकली है वो कितनी है, 1 2 3 4 और 5, यानी ओवरऑल कहा जाए तो इसमें 5 भुजाएं या 5 चोंच निकली हुई है। इसमें आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसमें 5 है और इसमें 6 है। कहने का मतलब है इसमें एक बढ़ा करके इसको बनाया गया है। इसमें देखिए जो लाइनें हैं वो कितनी है, 3, यानी इसमें 3 लाइनें हैं। तो अब की बार जो आएगा उसमें 4 लाइनें होनी चाहिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 और इसमें 5 हो गया तो ये वाला गलत है। इसमें देखिए 1 2 3 और ये 4, लेकिन ये पूरी लाइन नहीं है तो ये भी गलत है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी गलत है। 1 2 3 और 4, इसमें 4 लाइनें हो गई तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा के पिता की इकलौती बेटी के पुत्र के रूप में कराया। वह लड़का ऋषि का कौन है। अब देखिए एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए, जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल आए तो उसमें आपको जो भी सवाल हो उसमें आपको 2 तरीके अप्लाई करना है। अगर आपको अपने ऊपर निर्भर करके वो सवाल इजी लग रहा है तो गाइज आप उसी से हल कर लीजिए, और अगर आपको डायग्राम से हल करने में आसानी लग रही है तो डायग्राम से हल कर लीजिए। सबसे पहले आप जब भी कुछ इजी सवाल आपको लगे तो गाइज आपको अपने ऊपर निर्भर करके उसको सवाल को हल करना है। जैसे मैं मानता हूँ ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा, यानी ऋषि के चाचा के पिता, आपके मान लीजिए आप खुद ऋषि हैं तो गाइज आपके चाचा के पिता आपके कौन होंगे, दादा। आपके चाचा के पिता आपके दादा होंगे। आपके दादा की इकलौती बेटी, आपके दादा की इकलौती बेटी जो है वो आपके पापा की बहन होगी। आपके दादा की इकलौती बेटी आपके पापा की बहन और आपकी बुआ होगी। उसका पुत्र यानी आपके बुआ का पुत्र, आपके बुआ का पुत्र आपका कौन होगा, फुफेरा भाई होगा। तो यहाँ पे जो वो मतलब रिलेशन होगा लड़के और ऋषि के बीच वो भाई का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे डी उत्तर राइट हो जाएगा, भाई। अब देखिए एक बात आप समझिए, यहाँ पर भाई केवल लिखा है, कभी कभी ये फुफेरा भाई लिखा जाएगा तो फुफेरा या ममेरा कोई भी कहा जाए उसके बीच संबंध है। तो डी उत्तर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब डायग्राम से इसको समझ लीजिए, ऋषि ने एक लड़के का परिचय उसके चाचा, ये हो गए ऋषि, और ऋषि के चाचा, ऋषि का कोई एक पिता होगा भाई और उसका कोई एक भाई होगा, क्योंकि ऋषि के पिता के भाई को ही ऋषि चाचा कहेगा, ठीक है। तो ऋषि के चाचा के पिता, ऋषि के चाचा के जो पिता हैं वो ऋषि के कौन होंगे, दादा होंगे। उनकी इकलौती बेटी, ऋषि के चाचा के पिता की इकलौती बेटी यानी उनके पिता की बहन का पुत्र, इनका एक कोई पुत्र है, उनके बीच का संबंध, तो ये दोनों भाई हो जाएंगे, ममेरा फुफेरा भाई। तो यहाँ पे डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, भाई। जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करने वाले निष्कर्ष या निष्कर्षों का चयन करें। कथन है, पुराने विचारों को नए विचारों में परिवर्तित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। पुराने विचारों को नए विचारों में परिवर्तित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। निष्कर्ष है कि केवल परिवर्तन एक चीज़ है जो कभी परिवर्तित नहीं होती। दूसरा निष्कर्ष है कि पुराने विचारों को हटाएं क्योंकि वे पुराने हो चुके हैं। भाई ये बात गलत है, क्योंकि पुराने विचारों को हटाना, वो विचार पुराने हो चुके हैं, ये गलत बात है। केवल परिवर्तन एक चीज़ है जो कभी परिवर्तित नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। तो केवल और केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है। जो भी दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। सवाल है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति की दर्पण छवि के बिल्कुल समान प्रतीत होता है। ये छवि आपको दी गई है, इसका आपको दर्पण छवि बताना है। दर्पण छवि का मतलब ये होता है दोस्त कि यहाँ पर कोई एक दर्पण है,
ये मान लीजिए कोई एक दर्पण है, इसमें आपको बताना है कि जब ये वाला चित्र इधर दर्पण में देखा जाएगा तो किस तरीके के नजर आएगा। देखिए जो दर्पण छवि होती है इसमें लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है बस, और जो टॉप है और बॉटम है वो सेम का सेम बना रहता है। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका राइट साइड में है। अब ये जब दर्पण में देखा जाएगा तब ये वाला हिस्सा जो है आपका ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ये वाला हिस्सा आपका इधर वाला लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो केवल और केवल आपको ए में ही नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसमें ये सेम लिखा है। ये आपका दर्पण छवि बन गया है, ये दूसरा दर्पण है और ये अभी आपका गलत बना है। तो केवल और केवल ए आपका राइट उत्तर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर कर देंगे क्योंकि वो ए टिक करेंगे जबकि ए में बी लिखा है, तो ये वाला गलत होगा भाई। इसका जो राइट उत्तर होगा ये डी उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि ए वाला ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी आंसर आपका राइट होगा। जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। आपको ये बताना है कि इसमें अगला पद क्या होगा। पद लिखा है C3, फिर कॉमा लगा है, फिर O और 15 लिखा है, इसके बाद वाला पद क्या होगा। अब देखिए अगर आप ध्यान दो तो C जो है इसका क्रम 3 पे है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, ये बिल्कुल सही है। O की प्लेस वैल्यू 15 है, ये भी सही है। अब मेरे प्यारे भाई बस आपको ये देखना है कि C 3 पर है, O 15 पर है, इसके बाद क्या आएगा। यानी 3 में कितना जोड़ा गया 12, 12 पर हो 12 जोड़ा गया तब ये हो गया 15। अब 15 में आप 12 जोड़िए कितना हो जाएगा 27। अब 27 तो भाई अंग्रेजी अक्षर होते नहीं है, 26 तक ही होता है, यानी 26 पे समाप्त हो जाता है। तो 27वां आपका ए से शुरू होगा, यानी ए आपका होगा, और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखिए 15 में आप 12 जोड़ोगे ये हो जाएगा 27। 27 अक्षर नहीं होते हैं, 26 पे ही समाप्त हो जाता है, 26 जेड पे होता है। 27वां आपका ए पे शुरू होगा, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए। अगला है कि नीचे दी गई आकृति में निम्न 4 आकृतियां दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि ये जो आपको आकृति नजर आ रही है ये आकृति आपको इस नीचे दिए गई विकल्प आकृति में से किसमें सन्निहित है। अब देखिए जब भी इस तरीके के सवाल दिए जाएं तो आपको चारों आकृति को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि जो प्रश्न में दिया गया है वो किसमें छुपा हुआ है। मेरे प्यारे भाई पहले आप इसको देखिए, इसमें आप देखिए, इसमें आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। बी वाले में देखिए, बी वाले में भी ऊपर से देखोगे तो ये पूरा का पूरा बना हुआ है, जबकि ऊपर ये पतला है नीचे चौड़ा है, तो ये भी आपका नहीं है। सी वाले में आप देखिए, सी वाले में थोड़ा सा नज़र आएगा। सी वाले में कैसे नज़र आएगा वो आप देखिए, यहाँ पर जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब इसमें आप देखेंगे तो गाइस कोशिश कीजिएगा, ये आपका ये पूरा और ये वाला और ये इसमें देखिए ये आपका पूरा बनकर तैयार हो गया है। इसमें अगर आप देखोगे तो 2-3 इस तरीके से बन जाएंगे। इधर से भी आप देख सकते हैं ये पूरा आपका यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया। तो मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो जो प्रश्न आकृति दी गई है ये सी वाले में बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर से मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए ये वाला आपका यहाँ पर ये वाला पूरा आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपको दिख रहा होगा ये है ना, तो ये आपका नज़र आएगा। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित सादृश्य को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पेन का संबंध लिखना से है तो चाकू का संबंध किससे होगा। बहुत ईजी है, छोटे बच्चे भी इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए पेन से आप लिखते हो तो चाकू से आप क्या करते हो, जोड़ते हो, गलत। बंद करना ये भी गलत। चाकू से हत्या नहीं भाई, हत्या गलत काम है। जो राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा काटना, यानी चाकू से काटा जाता है, तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा काटना। यानी पेन से लिखने का काम किया जाता है और चाकू से काटने का काम किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं काटने का काम, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जेड और डब्ल्यू लिखा है 26 और 23, वी और यू लिखा है 22 और 21। अब इसी के क्रम में अगला अक्षर आपको बताना है क्या होगा। मेरे भाई अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान दें कि आर और यस या फिर यस और आर, इन्हीं दोनों में आपको देखना है बस, है ना। अब इसको आप बताइए। देखिए ये सवाल जो है ये आपका ये बहुत इजी सवाल है। इजी कहने का मतलब ये है कि एक मिनट, अब देखिए ये सवाल जो है ये मेरे प्यारे भाई इजी कहने का मतलब इसलिए है
क्योंकि ये बहुत इजी इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा डिट्टो सेम प्लेस वैल्यू ही लिखा गया है। देखिए जेड जो है 26 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, वी आपका 22 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है। मतलब जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। तो उसी आप उसी रूप में देख लीजिए। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, यहाँ पर 18 लिखा है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, यस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ये बिल्कुल सही है। तो आर और एस 18 और 19 ये बिल्कुल वाला आपका राइट होगा। तो बी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से ई बुक लॉन्च की गई है जो स्पेशल रेलवे के लिए है, जिसपे अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब ये है दोस्त कि ये जो ई बुक है ये 99 की है, लेकिन ये अभी के लिए आपको मात्र 39 की मिल रही है। और इसके अलावा इस ई बुक के साथ आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक बिल्कुल फ्री मिल रही है। और पूरी की पूरी ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल के साथ है। और अब तक पूछे गए प्रश्न को ध्यान में रखते हुए नए सिलेबस पर यह आधारित ई बुक तैयार की गई है। और ये जो ई बुक है इस पे 60% का डिस्काउंट कुछ ही दिनों के लिए है। तो अगर आपको लेना है तो इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए 8948667652। नंबर ध्यान से नोट कीजिए 8948667652। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहीं से मिलेगी। तो नंबर फिर से नोट कीजिए 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस ई बुक के बारे में जानकारी जरूर ले लीजिएगा। और इसके साथ जो 5000 से दी जीके को क्वेश्चंस की बुक है वो भी आपको इसके साथ फ्री में मिल जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए। उत्तर आकृतियों का कौन सा पैटर्न दिए गए पैटर्न से बहुत मिलता जुलता है। ये आपको यहाँ पर ये प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिलता जुलता है। पहले आप ध्यान से देखिए, इसमें ये 3 अंडाकार वृत्त बने हुए हैं और 3 इसमें स्टार बने हुए हैं। पहले वाले में देखिए इसमें 2 स्टार 2 अंडाकार वृत्त हैं। तीसरे वाले में देखिए 3 स्टार और 3 अंडाकार वृत्त हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसमें देखिए आपका ये 2 स्टार है, ये गलत है। इसमें देखिए 3 स्टार और 3 वृत्त है, बस अंतर इतना है कि इसमें जो ये स्टार बना हुआ है, इसमें देखिए ये स्टार जो है आपका, ये स्टार ये बिल्कुल सामने सामने है, यानी वृत्त और स्टार बिल्कुल आमने सामने है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो ये इसमें आमने सामने, इसमें आमने सामने, लेकिन इसमें आमने सामने नहीं है, अगल बगल है। तो ये वाला गलत पे है। राइट उत्तर होगा बी आंसर। तो बी आंसर किस में दिया गया है? ए वाले में। तो जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। नीचे दी गई आकृति का दर्पण छवि बताना है। दर्पण छवि, दर्पण किस तरफ रखा है? दर्पण नीचे की तरफ रखा है। जब दर्पण नीचे की तरफ रखा जाएगा तो उसका जो प्रारूप है वो जल प्रतिबिंब जैसा हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब ये दर्पण छवि आपको नजर आएगी तो कैसे बनेगा? ये जो इसका मुख नीचे की तरफ है ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये वाला जो भरा हुआ मुंह है ये हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ किस में है? केवल और केवल सी वाले में। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए में दिया गया है। तो ए आंसर राइट होगा क्योंकि ए में ही सी लिखा गया है। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आप इस तरीके के सवाल को हल करें तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसमें जो ऑप्शन है वो अलग कर दिए जाते हैं, यानी आगे का पीछे, ए का बी का सी, इस तरीके से कर दिया जाता है ऑप्शन। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, रेलवे में तो खास करके ऐसा किया जाता है। तो इस वजह से आपको इसको खास ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या फिर पर्याप्त है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, कुल मिलाकर के गर्ल्स की संख्या बतानी है। कथन दिया गया है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 40 है। अब देखिए छात्रों की संख्या कुल 40 है। अब छात्र में गाइस गर्ल्स भी आ जाएंगे और बॉयज भी आ जाएंगे, यानी इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आ जाएंगे। हमसे प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा में लड़कियां कितनी हैं। दूसरा कथन दिया गया है कि कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। अब देखिए 40 का अगर आप 60% निकालोगे तो कितना निकलेगा? 6 चौक 24, यानी कुल मिलाकर के 24 जो हैं लड़के हैं। अगर 24 लड़के हैं तो 36 कितनी हो जाएंगी? 36 लड़कियां या फिर बेटियां हो जाएंगी। तो 24 लड़के और 36 लड़कियां हो जाएंगी। हमसे लड़कियों की संख्या ही पूछी गई, तो एक और दो दोनों को मिला करके अगर आप उत्तर बताओगे तो आप इजीली तरीके से प्रश्न का उत्तर बता सकते हो। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरे पद का पहले से है। अब देखिए बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का बच्चा कहा जाएगा, यानी बिल्ली का संबंध बिल्ली के बच्चे से है और जो भेड़ है इसके संबंध मेमने से हो गया, क्योंकि भेड़ जो है इसका बच्चा, भेड़ का बच्चा जो है इसे क्या कहा जाता है, भेड़ का जो बच्चा है इसे मेमना कहा जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर मेमना। तो जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं मेमना, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या फिर बेमेल है। देखिए टका, पेसो और वान, टका, पेसो और वान, टका, पेसो और वान, ये जो है ये किसी खास देश की मुद्राएं हैं, जैसे टका बांग्लादेश की हो गई। तो ये जो मुद्रा है ये दी गई, लेकिन कुवैत जो है मुद्रा नहीं है। कुवैत जो है एक प्रकार की सिटी है, अर्बन सिटी है कुवैत। कुवैत जो है सिटी है, यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो चलती है कुवैती दिनार। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है कुवैती दिनार। तो इसमें जो गलत है वो केवल बी वाला गलत है, या फिर जो भिन्न है ये बी वाला भिन्न है। तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। अगला देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए 11/12/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो सवाल पूछे गए हैं, अब उसको हम कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे भाई। अब इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं उसको आप देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से दिखा देखिए, जो मैं 5000 से दी जीके के क्वेश्चंस की बुक की बात कर रहा हूँ वो वाली आपकी यही ई बुक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाली ई बुक है। इसमें भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके पूरा मिलेगा इमेज एंड कलरफुल के साथ। मेरे प्यारे भाई अभी तक दाम इसका भी 39 था, लेकिन जब से मैंने ये रेलवे के लिए रामबाण संग्रह सीरीज लॉन्च किया है तब से इसके साथ ये मैं फ्री आपको दे रहा हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, लेकिन कब, जब आप ये रामबाण संग्रह सीरीज लेंगे तब। तो ये 39 की आपको मिल जाएंगी दोनों, यानी 39 रुपये में आपको ये वाली और ये वाली दोनों मिल जाएगी। तो आप इस दिए गए नंबर पर एक बार व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिएगा, 8948667652। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है देखिए, लिखा गया है 4 WXZ 8 QPOJ 6 GTM VE UH 5 3 B यदि बाईं ओर से 7वें, 8वें, 15वें और 17वें अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखिए, बाईं ओर आपका इधर है, दाईं ओर आपका इधर है। अब बाईं ओर से आपको पहले देखना है 7वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो बाईं ओर से 7वां अक्षर हो गया पी, 8वां अक्षर हो गया आपका ओ, फिर 15वां अक्षर ये 8वां हो गया, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, यानी 15वां अक्षर हो गया आपका ई, और 17वां ये आपका 16वां, और ये आपका 17वां, यानी 17वां अक्षर हो गया एच। अब देखिए POEH, इससे आपको मिला करके कोई एक सार्थक शब्द बनाना है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो POEH से HOPE यानी होप का मतलब होता है आशा, आई होप जो मैंने कहा यानी आशा। तो ये आशा शब्द जो है या फिर होप शब्द जो है ये POEH से मिलकर बना है। हमसे पूछा गया है कि उस शब्द का या जो सार्थक शब्द बना है उसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तीसरा अक्षर पी है, तो पी आपका राइट उत्तर होगा, यानी दिया गया ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा पी। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गाइस, जब भी क्लास खत्म हो जाया करे उसके बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं। तो इस पर गाइस आप कमेंट्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा। देखिए, सवाल है कि कथन है कि कोई भी कबूतर कपोत नहीं है और सभी कपोत ओरिएंटल रोलर हैं। निष्कर्ष है कि कोई भी कबूतर ओरिएंटल रोलर नहीं है, कुछ ओरिएंटल रोलर कपोत हैं। अब देखिए, पहले कोई भी कबूतर कपोत नहीं, ये हो गया कबूतर, ये हो गया कपूत, ये हो गया आपका कबूतर और ये हो गया आपका कपोत, ये हो गया आपका कपूत, क्योंकि कबूतर और कपोत में कोई भी संबंध नहीं है। सभी कपोत ओरिएंटल रोलर हैं। जितने भी कपोत हैं यानी जितना भी कपोत का हिस्सा है ये क्या है, ओरिएंटल रोलर है। फिर से देख लीजिए, कोई भी कपोत और कबूतर के संबंध नहीं है, तो कबूतर और कपोत अलग अलग हो गया। सभी कपोत ओरिएंटल रोलर हैं, यानी कपोत का पूरा हिस्सा ओरिएंटल रोलर के अंदर आ गया। ठीक है, डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष देखिए, कोई भी कबूतर ओरिएंटल रोलर नहीं है, कोई भी कबूतर ओरिएंटल रोलर नहीं है, तो कोई भी कबूतर ओरिएंटल रोलर नहीं है। मेरे प्यारे भाई, कबूतर और ओरिएंटल रोलर के बीच कोई भी संबंध नहीं है, ये बिल्कुल आपका
सही हो भी सकता है नहीं, क्योंकि इसका कहने का मतलब यह है कि हमसे कपोत और कबूतर के बीच पूछा गया था रिलेशन। इसका अगर आप दूसरा डायग्राम बनाओगे तो वो इस तरीके से भी बन सकता है और इसमें आपका कबूतर आ सकता है, यानी कबूतर और ओरिएंटल रोलर के बीच हमसे नहीं नहीं कहा गया है। तो ये वाला आपका जो है, ये वाला आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ ओरिएंटल रोलर कपोत हैं, कुछ ओरिएंटल रोलर कपोत हैं। ओरिएंटल रोलर और कपोत में इसका जो रिलेशन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ का हिस्सा कपोत में आ रहा है, तो केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन दिया गया है कि कैक्टस का तना मोटा होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। कैक्टस का तना मोटा होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष दिया गया है कि मोटे तने वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। ये गलत है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई मोटा तना जैसे यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है इसका तना मोटा भी होता है, लेकिन इसमें पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जो कथन का जो निष्कर्ष दिया गया है वो कथन के अनुरूप नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, कैक्टस उन जगहों पर उगता है जहाँ कम पानी होता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता भी कम ही होती है और ये उन्हीं जगहों पर उगता है जहाँ पर पानी की आवश्यकता ज़्यादा ना पड़े, यानी पानी बहुत कम मात्रा में हो। तो यहाँ पे केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। तो जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। अगला सवाल देखिए, उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। भाई अगर आपको इसकी जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना है, यानी जो अपने प्यारे चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत बेहतरीन फायदे इसके मिलेंगे। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, पहली आकृति और दूसरी आकृति के बीच संबंध देखिए। संबंध ये है कि जो ये बीच में त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज को निकाल करके बाहर कर दिया गया है, यानी इसको तीन जो त्रिकोण बना है ये बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बाहर बना हुआ है ये चार लाइनों का ये जो आयत ये सॉरी जो वर्ग जैसा बना हुआ है ये इसमें आयत जैसा बन गया है, क्योंकि उसमें भी चार लाइनें हैं और इसमें भी आपकी चार ही लाइनें हैं। तो मतलब जो बाहर है वो अंदर और जो अंदर है वो बाहर कर दिया गया। उसी प्रकार आप इसमें देखिए, जो इसमें षष्ठकोण बना हुआ है यानी 6 वाला ये बाहर आएगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ है और ये आएगा बाहर, तो ये बाहर आएगा तो ये वाला आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो ये बाहर की तरफ बन जाएगा। तो ये किस में आपको नज़र आ रहा है, केवल और केवल सी वाले में। और बाकी जो यहाँ पे आपका पेंटागन बना हुआ है ये पेंटागन आपका अंदर की तरफ चला जाएगा। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शूज स्लीपर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कोट संबंधित है। अब देखिए शूज और स्लीपर, शूज और स्लीपर आप देखिए, शूज और स्लीपर ये दोनों पैर में पहने जाते हैं, शूज और स्लीपर ये दोनों पैर में ही पहने जाते हैं, जबकि कोट और कमीज ये भी आपके शरीर पर ही पहनी जाती है। पेन थोड़ी पहना जाता है, टाई ये गले में लगाई जाती है, मोजे पैर में पहने जाते हैं। तो शूज और स्लीपर का संबंध कोट और कमीज के संबंध से बिल्कुल मैच है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोट और कमीज। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि वाई ओ और पी के बीच में से बीच में कौन खड़ा है। ये एक वाई है, एक ओ है और एक पी है, इनमें से आपको बताना है कि बीच में कौन खड़ा है। कथन दिया गया है कि वाई जो है वह ओ के दाईं ओर खड़ा है, ये ओ हो गया, ओ के दाईं ओर है वाई। और दूसरा कथन है कि पी जो है ये वाई के दाईं ओर खड़ा है, वाई के दाईं ओर है, ये है पी। अब इसमें हमसे पूछा गया था कि वाई ओ और पी में बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में आपका वाई है, यानी एक और दो दोनों। अगर आप एक और दो दोनों को मिला करके प्रश्न का उत्तर दोगे तो आप इजी तरीके से आंसर बता सकते हो। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कथन एक और दो दोनों पर्याप्त हैं, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट होगा। जो भी दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कथन है फिर निष्कर्ष है और बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कथन दिया गया है कि सभी कार रॉकेट हैं, ये हो गया आपका सभी कार, और सभी कार जो है क्या है, रॉकेट है।
सभी कार रॉकेट हैं, सभी कार रॉकेट हैं और सभी साइकिल रॉकेट हैं। साइकिल जितनी भी हैं वो क्या है, रॉकेट हैं। सभी साइकिल क्या है, रॉकेट हैं। तो ये हो गया आपका साइकिल। साइकिल को मैं लिख दे रहा हूँ 20 से 22 किलो होता है, तो ये 22 किलो हो गया। अब देखिए कुछ कार साइकिल हैं, कार का कुछ हिस्सा साइकिल है नहीं, इन दोनों के बीच में अलग अलग मैं बड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आपको आ जाए। ये हो गया आपका सभी कार, एक मिनट, ये हो गई आपकी कार, ये हो गया कार। सभी कार क्या है, रॉकेट हैं। ये हो गया आपका रॉकेट, ये हो गया रॉकेट। और सभी साइकिल रॉकेट हैं, यानी ये हो गई आपकी साइकिल, यानी ये हो गया आपका बी। तो ये हो गया आपका कार और ये हो गई आपकी साइकिल, ठीक है। और ये पूरा बड़ा वाला आपका हो गया रॉकेट। ओके, अब देखिए इसमें कहा गया है कि कुछ कार साइकिल हैं। देखिए कार और साइकिल के बीच में ना का रिलेशन है, तो कुछ यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ रॉकेट साइकिल हैं, रॉकेट में कुछ हिस्सा जो है साइकिल कार है, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद देखिए कुछ साइकिल कार हैं, साइकिल और कार के बीच में कुछ का रिलेशन है ही नहीं, कुछ का भी नहीं है, तो ये गलत है। तो केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी ए आंसर राइट होगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। फिर वही है कि मकान और घर और दोस्त का संबंध किससे होगा। देखिए मकान और घर ये दोनों एक हैं, कहने का मतलब ये है कि घर और मकान एक ही है, तो दोस्त और सदोष ये भी एक ही होगा, यानी बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, दोस्त और सदोष। अगला सवाल देखिए, R9H P11J N13L और अगला अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखो तो आर आपका है, इसके बाद दो माइनस किया गया पी में से दो माइनस किया गया एन में से आप दो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका एल। तो यहाँ पे एन वाला तो पहला काट दीजिए। इसके बाद देखिए 9 में दो जोड़ा गया 11 में दो जोड़ा गया 13 में आप दो जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 15। तो एल और 15 ये दिया गया है केवल डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा L15N। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा L15N। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि ये तो बड़ा भयानक सवाल है, इसको मैं पहले गाइस आपको रफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। अब देखिए ये जो सवाल है अगर आप इसको देखोगे तो बहुत बड़ा और बहुत लंबा सवाल आपको नज़र आ रहा होगा, लग रहा होगा कि कितना कठिन है, लेकिन मेरे प्यारे भाई डायरेक्शन का सवाल है और इसके जितना इजी दुनिया में कोई सवाल है ही नहीं भाई, इतना आप समझो। अब देखिए पहले आप इसको ध्यान से देखिएगा कि सवाल कह क्या रहा है और जिस तरीके से वो कह रहा है उसी तरीके से आपको करते हुए चलना है बस। देखिए एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है और पूरब में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। सबसे पहले आप ऑप्शन को अगर ध्यान दो तो ऑप्शन में यहाँ पे मुझसे केवल और केवल दिशाएं पूछी गई हैं, दूरी नहीं पूछा गया है। तो मेरे भाई हम दूरी को नहीं लिखेंगे, केवल दिशा पे ही फोकस करेंगे। एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है और पूरब में बिंदु ए तक पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये ओ हो गया, ये वाला आपका ओ हो गया। ओ से वो यात्रा शुरू करता है, ए पर पहुंचता है, ठीक है। इसके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, लिखो ना लिखो उससे मतलब नहीं है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। जब वो दाईं ओर मुड़ेगा और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए वो 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ा और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। जब अपने दाईं ओर मुड़ेगा तो वो ऊपर की तरफ मुड़ेगा और अब ये कितने किलोमीटर की यात्रा करता है, 5 किलोमीटर की, ठीक है। ये 5 किलोमीटर की यात्रा कर लिए भाई। अब फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। अब वो फिर से बाईं ओर मुड़ा और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए वो 12 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। और अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु यफ पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़े और अब वो यफ की तरफ चलेगा तो वो 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बिंदु ई पर वो व्यक्ति किस दिशा में है, अब ये देख लीजिए बिंदु ई पर वो किस दिशा में है मेरे प्यारे भाई। बिंदु ई पर वो किस दिशा के सम्मुख है, पश्चिम की दिशा के सम्मुख है, तो डी उत्तर राइट होगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया इस साइड में, तो इस साइड में आपका पश्चिम ही होता है, यानी बिंदु डी पर वो पश्चिम दिशा में होगा। एक बार खुद से बना लीजिएगा, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, आप आसानी से बना लोगे। बस केवल और केवल ध्यान ये देना है कि जो कह रहा है उसी के अनुरूप आपको चलना है बस, ठीक है। डी उत्तर राइट होगा। अगला देखिए, यदि मतलब इसमें केवल और केवल जो चिन्ह है वो चेंज हो रहा है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 5
माइनस जो है और ये प्लस है, यानी प्लस जो है ये गुणा बन रहा है, माइनस जो है प्लस बन रहा है, तो ये होगा +9। और जो प्लस है ये गुणा बन रहा है, ये होगा गुणा 7। और जो गुणा है ये भाग बन रहा है, ये हो गया 3। और जो भाग है ये माइनस बन रहा है, ये हो गया 6। बस हल कर देना है इसको और उत्तर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 7 त्रिक 21, 21 5 26, 26 में से 6 जाएंगे 20, यानी ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका। 7 त्रिक 21, 21 5 26, 26 माइनस 6 बराबर 20, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर 20। अगला सवाल देखिए, फिर से दो ही है। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन और कथनों को ध्यान से पढ़ें और बताना है कि कथन और निष्कर्ष में कौन सा कथन जो है ये निष्कर्ष के अनुरूप है या फिर निष्कर्ष जो है कथन के अनुरूप है। देखिए, कथन है कि सुधा ने अपने मित्र के बारे में बताया। सुधा और उसके कोई मित्र है। सुधा ने अपने मित्र के बारे में बताया कि रविवार की सुबह मेरी मित्र ने स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाई। रविवार की सुबह जो सुधा की मित्र है उन्होंने स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाई। ठीक है, सुधा की मित्र एक अच्छी रसोइया है, बिल्कुल अच्छी रसोइया है। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो अच्छी रसोइया नहीं होती तो वो स्वादिष्ट नहीं बना सकती थी। तो ये पहला वाला बिल्कुल राइट है। चिकन बिरयानी एकमात्र पकवान है जो स्वादिष्ट है। देखो ये सवाल गलत है क्योंकि इसमें एकमात्र लिखा गया, तो ये गलत हो गया। क्यों? अगर ये एकमात्र ना लिखा होता तो ये सही भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एकमात्र लिख दिया गया, इस वजह से गलत है। भाई आपको चिकन बिरयानी ना आपको रसगुल्ला पसंद हो तो एकमात्र थोड़ी स्वादिष्ट हो गया। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि दिया गया है ऑप्शन बी में। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो जो भी दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अगला आपके सामने है कि प्रतीकों के उचित संयोजन का चयन करें और जो नीचे दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुक्रमिक रूप से रखा जाए तो समीकरण को सही ढंग से पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए एक समीकरण दिया गया है 10 क्वेश्चन मार्क 10 फिर ब्रैकेट बंद क्वेश्चन मार्क है 25 ब्रैकेट बंद क्वेश्चन मार्क है 10 और कुल मिलाकर के इसमें कौन कौन सा चिन्ह रखा जाए ताकि हल करने पर ये 2510 आ जाए। अब इसमें आप सबसे पहले एक बात ध्यान से देखिए कि अगर आप 10 में से 10 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 को 25 से भाग दोगे आपका तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया है ना, तो पहला वाला तो आप इस तरीके से गलत कर दोगे। दूसरा वाला देखिए 10 माइनस 10 गुणे 25, 10 में से आप 10 माइनस करोगे हो जाएगा 0 और 25 को आप 0 से गुणा करोगे हो जाएगा आपका 0 और 0 को आप 10 से भाग दोगे तो भी 2510 ये नहीं आएगा, तो बी वाला भी आपका गलत हो गया। सी वाले में देखिए आप 10 और 10 ये हो जाएगा 20, 20 से आप भाग दोगे 25, देखिए 20 भागे 25 और भागे 1/10 ये हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये 10 से ये आपका हो जाएगा 2 बार, 2/25 ये आपका 2510 नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सी वाला भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि सी वाले के अनुरूप भी नहीं है। अब डी वाला ही आपका बचा है तो यही राइट होगा। 10 गुणे 10 ये आपका ब्रैकेट बंद, फिर लिखा है गुणे गुणे, फिर 25 है 25 ये आपका ब्रैकेट बंद और फिर वो प्लस लगा है प्लस लगा दिया मैंने, फिर ये हो गया 10। अब देखिए 10 दहम 100, 25 को आप 100 से गुणा करो ये हो जाएगा 2500, 2500 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका 2510। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका 2510, जो कि डी ऑप्शन से आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, उस आकृति का चयन करें जो भिन्न है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है। अब अगर आप ध्यान दो तो एक वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त को बिल्कुल आधे से बिल्कुल आधो आध से काटा जा रहा है हर एक में। इसमें देखिए आधो आध से काटा गया, इसमें भी देखिए आधे आध से काटा गया, इसमें भी आधे आध से काटा गया और ई वाले में भी आधो से ही काटा गया। लेकिन जो सी वाला है इसमें आधा नहीं बल्कि इसको यहाँ पे जीवा जैसा काट दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए आंसर राइट होगा क्योंकि ए में ही सी लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट होगा। जो भी दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, मल्लिका अपने कमरे में लगे फ्रेम किए हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है। उसने इसे फर्श पर लेटा रखा है। फोटो का शीर्ष पश्चिम की ओर है। वह फोटो के दक्षिण पूर्व कोने से सफाई करना प्रारंभ करती है और सीधे विकर्ण से होते हुए विपरीत दिशा में जाती है। अब उसके हाथ किस दिशा में? बहुत इजी सवाल है। इजी कैसे है वो देखो। मल्लिका अपने कमरे में लगे फ्रेम किए हुए मित्र के फोटो को साफ कर रही है। उसने इसे फर्श पर लिटा रखा है। मान लीजिए ये कोई फ्रेम वाला फोटो है, ये मान लिया मैंने गाइस कि आप ही मल्लिका के मित्र हो, ये फोटो आपका हो गया। ठीक है, उसने इसे फर्श पर लेटा रखा है। फोटो का जो शीर्ष है वो पश्चिम की ओर है। फोटो का शीर्ष पश्चिम की ओर है, तो मैं इसको पहले दूसरी तरफ से बना रहा हूँ। इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये आपका हो गया फोटो और ये जो है आपका ये है इसका सिर, यानी इस तरफ उसका जो है वो सिर बना हुआ है और इस तरफ उसका पैर है ना। फोटो का ये सिर है और ये वाला इसका पैर है।
ठीक है। तो उसका जो शीर्ष है वो पश्चिम की ओर है। फोटो के दक्षिण पूर्व कोना कौन सा होगा? ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण और ये हो गया पूर्व, यानी इस कोने, दक्षिण पूर्व कोना यानी इस कोने से सफाई करना प्रारंभ करती है और सीधे विकर्ण से होते हुए, विकर्ण यानी अगर आप इस कोने पे हैं और इस कोने पे पहुंचते हैं तो आप विकर्ण से ही जाते हैं, तो सीधे विकर्ण से होते हैं, यानी इस कोने से वो इस कोने पे आ रही है। तो अब उसका हाथ किस दिशा में? अब ये वाला कोना आप किसे कहते हैं? ये वाले कोने को आप क्या कहेंगे? ये होता है आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये उत्तर और पश्चिम के बीच, यानी ये वाला कोना आपका उत्तर पश्चिम होगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक बार खुद से कर लीजिएगा, राइट उत्तर आपका उत्तर पश्चिम ही आएगा। अगला देखिए, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में विंड को TFKA और बैक को YXZH लिखा जाता है तो जोक को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए, अगर आप देखो तो जो W है इसमें से आपका 3 माइनस किया गया तब ये आपका T पे आया है, 9 में से 3 माइनस किया गया तब F पे आया है, वैसे ही N में से 3 माइनस किया गया तब K पे आया है और D में से 3 माइनस किया गया तब A पर आया है, यानी कि माइनस का 3 चल रहा है। सेम पैटर्न आपका बैक में भी वायरल लागू हो रहा है। B में से 3 माइनस किया गया, A में से 3 माइनस किया गया, C में से 3 माइनस किया गया, K में से 3 माइनस किया गया। तो आप जोक में से भी 3 माइनस करेंगे, J आपका 10 पे है, 10 में से आप 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 7, 7 पे आपका आता है G जो छोटे लेटर में है। O आपका 15 पे, 15 में से आप 3 माइनस करोगे ये हो जाएगा आपका 12, 12 आपका होता है यल पे तो ये हो जाएगा आपका G और यल। तो G और यल केवल और केवल A में है। बाकी आप देख लीजिए K 11 पर है, 11 में से आप 3 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, 8 पे आपका आता है H और E आपका होता है 5 पे, 5 में से आप 3 माइनस करोगे हो जाएगा 2, 2 पे आपका आता है B। तो GLHB आपका A ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी करता है। वो 2 किलोमीटर की सवारी करता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। पहले तो मैं नीचे वाले को रफ कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं नीचे वाले को रफ करूँगा तभी मैं आपको समझा पाऊँगा। अब देखिए, इसको आप समझिएगा, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा अपने मोबाइल में खुद से। हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है। मेरे प्यारे भाई, उगता सूरज, सूरज जब उगता है तो वो किस दिशा की ओर उगता है? पूरब की ओर। पूरब किस साइड में? इस साइड में है, ठीक है। अब देखिए, हल कीजिएगा, इसको आसानी से हल हो जाएगा। हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है और 2 किलोमीटर की सवारी करता है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया और इस तरफ गए, इसके बीच की दूरी उन्होंने 2 किलोमीटर तय की। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर यानी अपने ऊपर की तरफ मुड़ेगा और इसके बीच की दूरी जो है 4 किलोमीटर तय करता है, ठीक है। इसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को 3 किलोमीटर तय करता है और चलता है। अंत में वो अपने बाईं ओर जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से वो बाईं ओर जाता है। अब बाईं ओर जाएगा, अपने ऊपर की तरफ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को 8 किलोमीटर तय करेगा, ठीक है। और 8 किलोमीटर तय करने के लिए सवार होने के बाद कार्यालय पहुँच जाता है। अब अगर वो अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा कार्यालय जाए तो उसका घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी? हवाई मार्ग का मतलब है कि बिल्कुल यहाँ से यहाँ पे उसको जाना है, तब उसको कितनी दूरी तय करनी होगी। मेरे भाई, जब भी ये सवाल आपका इस तरीके से आए तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कक्षा 10 में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। मेरे भाई, यहाँ पे आप देखिए, ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, यानी आधार आपका जो है ओवरऑल कहा जाए तो 5 है और जो आपका लंब है ये 8 और 4 ये 12 है। यानी कर्ण का स्क्वायर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछी गई है, तो 8 और 4 12, ये हो गया आपका ऊंचाई, और 3 और 2 5, ये आपका हो गया आधार। मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 25 और 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 144। तो 144 और 25 हो जाएगा आपका 169। ये किसके वर्ग हैं? तो ये हो जाएंगे 13 के। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर आपका 13। देखिए, इसमें लागू क्या हो रहा है? लागू हो रहा है पाइथागोरस प्रमेय। नीचे वाली दूरी 5 है और जो लंबाई वाली दूरी है ये आपकी 12 है। कर्ण पूछा गया है, कर्ण का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। कर्ण लंब का स्क्वायर 12, 12 बराबर हम 144 प्लस आधार का स्क्वायर 5, यानी 5 25 25, 144 25 हो जाएगा 169। यहाँ से वर्ग हटेगा, यहाँ से रूट चलेगा, ये हो जाएगा आपका 13। तो राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर 13 किलोमीटर। तो ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई आकृति में से दर्पण छवि चुनना है। आपको बताना है कि ये जो आकृति
ही फूल नज़र आपका आ रहा है, इसका दर्पण छवि क्या होगा? दर्पण नीचे की तरफ रखा है, जब नीचे की तरफ दर्पण हो तो टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप हो जाता है। मेरे भाई ये वाला गलत है, जो बी वाला आपका है ये बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि बी वाले में ही आपको नज़र आ रहा है, तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि फर्स्ट और सेकंड स्तर वाले दो निष्कर्षों के बाद एक कथन दिया गया है, दिए गए कथन को सत्य माने भले ही वह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों को अनदेखा करते हों। फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत के रूप में पालन करता है। कथन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के मद्देनज़र सरकार ईंधन की कीमत पर मौजूदा नीति की समीक्षा करेगी। यानी अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत में अचानक वृद्धि हो गई और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है ये ईंधन की कीमत पर मौजूद नीति की समीक्षा करेगी। निष्कर्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत में अचानक वृद्धि के बाद सरकार ईंधन की कीमतों में वृद्धि करेगी। हम ऐसा नहीं कह सकती कि वो वृद्धि करेगी, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद भी सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि नहीं करेगी, ये भी आपका गलत है। अब आपके ये मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये गलत गलत दोनों कैसे हो सकता है। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखिए, अब अगर वो कंपनी या फिर अगर सरकार जो है अगर उसके तेल की कीमत में वृद्धि होती है और अगर वो समीक्षा कर रही है, तो भाई या तो वो तेल की कीमत को घटाएगी और या फिर वो तेल की कीमत को और बढ़ाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको तेल महंगा मिल रहा है। अगर तेल महंगा मिल रहा है तो वो अपने देश में भी या तो महंगा देगी और या तो सस्ता देगी, बस दोनों में से एक ना एक तो करेगी ही। तो मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत में अचानक वृद्धि के बाद सरकार ईंधन की कीमतों में वृद्धि करेगी। हो सकता है कि वृद्धि भी करे और हो सकता है कि वृद्धि ना करे, यानी या तो निष्कर्ष एक और या तो निष्कर्ष दो पालन कर रहा है। राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, इसमें या तो वाला रिलेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि फिश का संबंध सोल से है तो गुड्स का संबंध किससे होगा। देखिए फिश जो है आपका ये होती है मछली, मछली जो है ये सोल, सोल का मतलब होता है छिछला, तो मछली जो है छिछले पानी में रहती है। और गुड्स का मतलब होता है चीज़ें, गुड्स का मतलब है चीज़ें, तो मेरे प्यारे भाई चीज़ों का भंडार लगाया जाता है यानी स्टॉक होता है, तो बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, गुड्स का स्टॉक। तो यहाँ पे ये वाला आपका भी हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे ये सवाल जो है आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये हमारी जो मेहनत है आपको ये अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। बाकी इसकी PDF जो है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से है, वहाँ से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा, आपको इसके फ़ायदे वहाँ से मिल जाएंगे। बाकी मैं इसकी प्ले लिस्ट आज बना दूँगा अलग से, वहाँ से आप इसके पुरानी क्लास को भी देख सकते हैं। तो आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी इस पर अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं। यानी गाइज अगर कहीं कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइएगा, उसमें सुधार भी किया जाएगा। अगली वीडियो में मैं ध्यान रखूँगा, उसमें सुधार करूँगा, ठीक है। तो जो भी गाइज आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।